हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान हमने किया। ये जो विधेयक था, जो बिल था, वो कानून बन चुका है। जैसे ही नया साल चढ़ा उसी दिन हड़ताल हो गई। ट्रक ड्राइवर खासकर सड़कों पर आ गए, चक्का जाम कर दिया। जो सप्लाई का चेन रोज चलता है, जब वो टूटा तो सबसे पहले असर पड़ा डीजल पेट्रोल पर। देश में तकरीबन 1.5 करोड़ ट्रक है कि 2.5-3 करोड़ ड्राइवर भी होंगे जो उसमें शामिल होते हैं। ट्रक ड्राइवरों को भी एक बार अपनी ताकत दिखाने का मौका लगा और उनको लगा कि अगर हमारी ताकत काम आई है तभी सरकार एक कदम रुकी है। फिर हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब तक 15 साल निकल जाएंगे। जिसके परिवार की जान जाती है, सोचिए उस पर क्या गुजरती होगी। नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपसे हर हफ्ते किसी बड़े मुद्दे को लेकर चर्चा की बात होती है। हम सवाल उठाते हैं उन मुद्दों पर जो आपके मतलब के होते हैं और आपसे वो सब फैक्ट्स साझा करते हैं जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी होता है। इस हफ्ते का सबसे बड़ा मुद्दा रहा ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल। हालांकि बाकी कई राज्यों में बस ड्राइवरों में भी इसमें शामिल हुए, लेकिन ट्रक ड्राइवर खासकर सड़कों पर आ गए, चक्का जाम कर दिया। और उनकी इस हड़ताल की वजह क्या थी? उनकी हड़ताल की वजह थी हिट एंड रन कानून, जिसके तहत 10 साल की सजा ज्यादा से ज्यादा और 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल, हिट एंड रन कानून, आखिरकार ये इस हफ्ते ही अल्लाह क्यों हुआ? आपको याद होगा ना, लोकसभा में पहले और फिर राज्यसभा में नया कानून पारित हो गया है और उस कानून के तहत गैर इरादतन हत्या में भी मान्यवर हमने 2 बदलाव। एक बदलाव किया है कि कोई गाड़ी चलाता है, टक्कर लग जाती है, इरादा नहीं होता, व्यक्ति इंजर्ड होता है और फिर वो व्यक्ति पुलिस थाने में फोन करता है, 108 में फोन करता है, अस्पताल में पहुंचाता है, तो इसका इरादा मारने का नहीं है। इसके लिए हमने कम सजा का प्रावधान किया। मगर जो टक्कर लगाता है और जो विक्टिम है उसको मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस पकड़ते हुए लाती है, हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान हमने किया है। कितनी सजा मिलेगी और कौन कौन से कानून बदले गए हैं, इन तमाम चीजों पर आपने केंद्रीय गृह मंत्री को भी सुना। और जब ये दोनों सदनों में पास हो गया, लोकसभा और राज्यसभा में, तो फिर उसे फाइनल मोहर लगा दी गई राष्ट्रपति की तरफ से और अब ये जो विधेयक था, जो बिल था, वो कानून बन चुका है। इस सजा के ऐलान के साथ ही, क्योंकि ये खुद संसद के अंदर गृह मंत्री ने बताया था कि किसी की भी जान लेना कोई छोटा अपराध नहीं है, इन हादसों को कम करना होगा। बेशक सड़क पर ही सही, लेकिन लाखों लोग हर साल इसी तरह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो उसको कम करने के लिए अब हिट एंड रन में, यानी जब आप टक्कर मारते हैं और बिना कोई मदद किए, बिना पुलिस को बताए आप मौके से भाग जाते हैं, तो उसे और ज्यादा गंभीर श्रेणी के अपराध की श्रेणी में रखा गया है और जिसके तहत अब ये सजा दी जाएगी, यानी 10 साल और 7 लाख का जुर्माना। लेकिन हिट एंड रन कानून को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले जैसे पुराने इंडियन पीनल कोड की धारा के तहत जैसे गैर इरादतन हत्या का केस भी बनता था, सलमान खान पे भी बना था, जिस तरह से हुआ था, उसी तरह से अब 2 कैटेगरीज में बांटा गया है हिट एंड रन को, जिसमें कम कैटेगरी वाले में गैर इरादतन हत्या की बजाय उसमें 5 साल की सजा की प्रावधान किया गया है और दूसरे में, जिसे कि गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है, उसमें जब आप बिना बताए, बिना कोई मदद किए, बिना घायल को या जो चोट लगी आदमी को उसकी मदद किए अगर मौके से भाग जाते हैं, तो उस हालात में जो है वो 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना होगा। बस यही सजा का प्रावधान है जिसके कारण ट्रक ड्राइवरों को लगा कि 8-10 हज़ार रुपए की हमें सैलरी देता है ट्रांसपोर्टर, और अगर इतना जुर्माना देना पड़ जाएगा, ट्रांसपोर्टर तो हमें नौकरी से निकाल देगा, तो फिर हम ये पैसे कहाँ से देंगे? हम तो जेल में पड़े रहेंगे, 10 साल की जेल, और तब तक तो जो है वो आधी जिंदगी निकल जाएगी हमारी। इन तमाम चीजों, तमाम सवालों की उधेड़-बुन में उन्होंने 3 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया। पहले और दूसरे दिन 2 दिन हड़ताल हुई, यानी जैसे ही नया साल चढ़ा उसी दिन हड़ताल हो गई 1 जनवरी को। 1 जनवरी को इतना असर इसका देखने को नहीं मिला, लेकिन चक्का जाम जरूर हुआ। देश के
अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरह की तस्वीरें आने लगी और ट्रकों की लंबी लंबी कतारें हाईवे के किनारे लगने लगी। ड्राइवर अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए सड़कों पर आ गए। लेकिन जैसे ही 2 जनवरी का दिन शुरू हुआ तो 2 जनवरी को आपके मेरे पड़ोस में कई राज्यों में दिक्कत होने लगी। दिक्कत किस चीज की होने लगी? दिक्कत होने लगी खासकर डीजल पेट्रोल की, क्योंकि जो सप्लाई का चेन रोज चलता है जब वो टूटा तो सबसे पहले असर पड़ा डीजल पेट्रोल पर। डीजल पेट्रोल पर असर ये पड़ा कि महाराष्ट्र हो, हिमाचल हो, चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, इन तमाम जगहों पर लंबी लंबी कतारों के बाद आउट ऑफ ऑर्डर या ये कह दिया गया कि स्टॉक नहीं है और पेट्रोल पंप पर लाइनें लगने लगी। कई जगह पर लोग जो है वो बोतल या फिर आप जो है वो प्लास्टिक के कैन लेकर तेल भरवाने के लिए पहुंचने लगे क्योंकि गाड़ियां खड़ी हो गई। फिर तीसरा क्या हुआ? पैनिक बाइंग शुरू हो गई। मान लीजिए मेरी गाड़ी में आधा टंकी तेल था और ये लगा कि अगर 3 दिन हड़ताल खत्म ना हुई, सरकार ने इनकी ना सुनी, बातचीत नहीं हुई, तो ऐसा ना हो कि ये दिक्कत बढ़ जाए और मेरी जो आधी गाड़ी की टंकी है वो भी खाली हो जाए। तेल भरवाने के लिए जुट गए, जितना तेल कम था गाड़ी में उतना लेने चले गए। इस पैनिक बाइंग से क्या हुआ? बहुत ज्यादा दबाव आने लगा, ना सिर्फ पेट्रोल पंप पर या सप्लाई चेन वालों पर, बल्कि उन लोगों पर भी जिनको ये लग रहा था कि मेरी गाड़ी में तेल कम है और मेरे काम धंधे कैसे होंगे, बच्चे को स्कूल कैसे छोड़ूंगा, सब्जी लेने कैसे जाऊंगा, आखिरकार पत्नी को अगर मुझे ऑफिस से पिक करना है तो कैसे करूंगा, खुद ऑफिस कैसे जाऊंगा। इन तमाम सवालों के बीच पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगने लगी। जब ये सब हो रहा था तो ड्राइवर सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जहां उनके ऑयल टैंकर जिस जगह भी थे, जहां भी खड़े थे, वो वहीं खड़े रहने लगे। अब चिंता ये सताने लगी कि इसके बाद दूध और खाने पीने के सामान की दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इस वक्त देश में तकरीबन 1.5 करोड़ ट्रक है और जब उन ट्रकों का पहिया घूमता है तो मेरे आपके घर से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें बाजार तक पहुंचती हैं और उस बाजार से हम उनको खरीदते हैं। तो ये एक हमारे सप्लाई चेन का बहुत बड़ा हिस्सा है ट्रांसपोर्ट, खासकर ट्रक, और इसके साथ बहुत बड़ा रोजगार भी जुड़ा हुआ है। अगर 1.5 करोड़ ट्रक है तो आप मान लीजिए कि 2.5-3 करोड़ ड्राइवर भी होंगे जो उसमें शामिल होते हैं। अगर मान लीजिए लोकल ड्राइवर भी चलता है तब भी एक गाड़ी पर एक ड्राइवर रहता है, तब भी 1.5 करोड़ लोगों का रोजगार तो हुआ ही। सो रोजगार भी प्रभावित हुआ, हमारे आपके घर का जो चूल्हा चौका है वो भी प्रभावित होने लगा, गाड़ियां प्रभावित होने वाली। तो जाहिर सी बात है जब लोगों की दिक्कत बढ़ती है तो सरकार हरकत में आई। ट्रांसपोर्टर्स को मीटिंग के लिए बुलाया गया। यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने मीटिंग की और फिलहाल ये तय हुआ कि अभी ये जो कानून है नया, ये अमल में नहीं आ रहा है। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। इस पर विचार कर लिया जाएगा और जैसे ही इसको अमल में लाया जाना होगा एक बार ट्रांसपोर्टरों से बात हो जाएगी। लिखित आश्वासन मिला और 2 दिन बाद हड़ताल खत्म हो गई। अच्छी बात है, वरना हमारी आपकी दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती और इस दिक्कत को बढ़ने से अगर सरकार ने रोका है तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है, इसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन इस बीच क्या हुआ? इस बीच ये हुआ कि किसानों के बाद ट्रक ड्राइवरों को भी एक बार अपनी ताकत दिखाने का मौका लगा और उनको लगा कि अगर हमारी ताकत काम आई है तभी सरकार एक कदम रुकी है। लेकिन सवाल यहाँ दूसरे पहलू का भी है। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू है हादसे, गंभीर हादसे, हिट एंड रन के केसेस। अगर हम पश्चिमी वर्ल्ड को देखें, अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें या हम मिडिल ईस्ट को देखें तो कितनी सख्त सजाओं का प्रावधान किया गया है। वो क्यों किया जाता है? अगर विदेशों में बड़ी कठोर सजा मिलती है, हादसों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है, तो उसकी वजह यही है कि वहाँ गाड़ियों की रफ्तार भी रहती है लेकिन नियम तोड़ते हुए अक्सर बहुत ज्यादा डरते हैं लोग। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि बहुत सारे विदेश में इस तरह से होता है कि अगर आपने पैदल चलते हुए किसी आदमी को या आपकी गलती से कोई भी आदमी आपकी गाड़ी के नीचे आ गया या आपने टक्कर मार दी, तो समझिए कि विदेशों में फिर ऐसे लगता है कि टक्कर दूसरे को नहीं लगी, जो गाड़ी चला रहा था उसको ही लग गई है।
ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर ना सिर्फ सख्त सजा का प्रावधान है बल्कि बहुत भारी जुर्माना भी लगता है और आपका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है या आपके लाइसेंस की कैटेगरी को डाउन कर दिया जाता है। यही वो 3-4 डर है जिसकी वजह से विदेशों में सड़क पर चलते हुए, ड्राइविंग करते हुए, चाहे वो रफ्तार की बात हो, चाहे वो नियमों को पालना की बात हो, बहुत ध्यान से और संभल कर चलते हैं लोग। और उन्हें ये लगता है कोई राहगीर क्रॉस कर रहा है तो वो 10 फुट पीछे ही रुक जाते हैं। इसकी यही वजह है कि अगर राहगीर को गाड़ी गलती से भी ब्रेक ना लगने की वजह से या किसी दूसरे कारण से हिट हुई नहीं और जो ड्राइवर है उसके नाम पर कानून की मुसीबत खड़ी नहीं हुई, कहते हैं टिकट मिल गया, 500 यूरो, $600, 700 पाउंड ये फाइन देना पड़ेगा। और अगर आप नहीं देते हैं तो क्या होता है, वो फाइन इंटरेस्ट जुड़ता जाता है, वो बढ़ता चला जाता है। और कई बार तो कहते हैं कि अगर उसे ना भरा जाए तो वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सरकारी विभाग आपकी प्रॉपर्टी की नीलामी करने तक आ जाते हैं ताकि उस जुर्माने की भरपाई की जा सके। तो ये सख्त कायदा कानून और नियम और सजाएं हैं और फाइन है जिसके चलते वहां लोग इस तरह के हादसों से बचते हैं, हादसे उनसे हो ना जाए इससे डरते हैं। मुझे ये लगता है हमारे देश में पहले कहते हैं एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है, मान लिया कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि एक्सीडेंट में जिनके परिवार के लोगों की जान जाती है उस परिवार पर क्या गुजरती होगी। अगर मेरी निजी राय पूछे तो मैं ये कहूंगा कि हमारे देश में कायदे से एक तो इस तरह के केसेस को, वैसे तो हर केस को बहुत स्पीडी ट्रायल करना चाहिए, उसका मुकदमा बहुत तेजी से चलना चाहिए। अब क्या होता है, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, पहले लोअर कोर्ट लड़ेंगे, ट्रायल कोर्ट में लड़ते रहेंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब तक 15 साल निकल जाएंगे। जिसके परिवार की जान जाती है सोचिए उस पर क्या गुजरती होगी। हाँ, दूसरी बात ये भी है कि जो ड्राइवर है वो इतने सालों तक फंसा रहता है, उसके लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि उनकी तनख्वाह 8, 10, 12, 15, 20 हज़ार इससे ज़्यादा तो होती नहीं है। तो ऐसे में मुश्किल उनके लिए भी होती है। पर मुझे ये लगता है कि हमें भी भारी जुर्माने का प्रावधान करना चाहिए। भारी जुर्माना किस हिसाब से लगाना चाहिए, अगर स्पीडी ट्रायल होता है, तेजी से मुकदमा खत्म होता है, मान लीजिए 3 से 5 महीने का वक्त हो जाता है और 3 से 5 महीने के अंदर ये मुकदमा खत्म होता है और अगर किसी के परिवार के सदस्य की जान गई है तो जो गाड़ी का मालिक है अगर उस पर भारी जुर्माना लगता है तो जिसकी जान गई है उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी, वो काम क्या करता था, उसके पास कौन सा वाहन था, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या था, उसके परिवार का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इन तमाम चीजों को देखते हुए ये पैमाना हालांकि अब भी लागू होता है लेकिन बहुत देरी लग जाती है। उस हिसाब से अदालत को जुर्माना लगाना चाहिए और जो जुर्माना लगेगा वो जुर्माना उस परिवार को जाना चाहिए जिस परिवार के सदस्यों की हादसे में जान गई हो। मैं कहता हूं अगर वो लिहाज देखा जाए तो ये 7 लाख भी कम है, लेकिन अगर 10-10 साल 8-8 साल मुकदमे चलते रहेंगे तो फिर ऐसे में न्याय जो है वो बहुत देरी हो जाती है मिलने में। इसीलिए एक बहुत बड़ा वर्ग कह रहा है कि यस ठीक है, एक्सीडेंट करने वालों के साथ सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि सख्त सजा जुर्माने की शक्ल में भी दी जा सकती है। अगर ट्रांसपोर्टर को ये पता होगा कि उसकी गाड़ी अगर एक्सीडेंट होगी और उसे 50 लाख, 60 लाख, 40 लाख, 30 लाख, 70 लाख रुपया हर्जाने के तौर पर जुर्माना देना पड़ सकता है जो कि उस परिवार को जाएगा जिससे हादसा हुआ है, तो जाहिर है वो अपनी गाड़ी में स्पीड गवर्नर लगाएगा, वो ड्राइवर इस तरह से रखेगा जो ड्राइवर ओवर स्पीडिंग ना करता हो। तीसरी बात, कभी भी ड्राइवर पर ये बोझ नहीं डालेगा ट्रांसपोर्टर कि आपने इतना वजन लेके ही आना है, आपने इतने दिन में पहुंचना ही है, आप लेट क्यों हुए, आपको जल्दी आना चाहिए था। ये तमाम चीजें होती हैं जब दबाव में ड्राइवर चलाते हैं तो वो फिर देर को चल रहे हैं, रात तक चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं, ऐसे में हादसों को न्योता देते हैं वो। तो इस न्योते को रोकने के लिए भारी जुर्माना ये एक इस तरह का प्रावधान है जो न सिर्फ ट्रक को रफ्तार में रखेगा बल्कि ट्रांसपोर्टर और जो ड्राइवर हैं शायद उनके दिमाग को भी कंट्रोल में रखेगा। अगर किसी को डर होता है कि मुझे फाइनेंशियली ये नुकसान हो सकता है तो आदमी गलती करने से बचता है। यहाँ अगर कोई बैंक 1% कम इंटरेस्ट देने लग जाए तो आदमी अपना पैसा दूसरे बैंक में शिफ्ट करवा लेता है। तो जहाँ किसी भी आदमी को ये पता लगे कि मुझे 40 लाख का, 30 लाख का, 20 लाख का फटका लग सकता है तो वो फिर ड्राइवर को भी समझाएगा, ड्राइवर क्वालिफाइड भी रखेगा, ड्राइवर शराब ना पीता हो,
इस बात का भी ध्यान रखेगा, ड्राइवर को एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी देगा अगर वो एक्सीडेंट कर नहीं आएगा, उसका माल टाइम पर पहुंचाएगा और दबाव भी नहीं बनाएगा। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम विदेशी केस स्टडीज को देखें तो उस हिसाब से जुर्माना लगना चाहिए और जिसकी जान गई है उसकी भरपाई जो है वो होनी चाहिए, तो उसकी जेब से होनी चाहिए जो वाहन का मालिक है जिससे हादसा हुआ है। अब कई लोग बहुत सारे कहेंगे कि भाई ड्राइवर की गलती है तो ट्रांसपोर्टर क्यों उसका खमियाजा भुगते। तो एक बात बताइए, जब बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो वो ड्राइवर के सिर पे ही करता है ना। ड्राइवर कमा कर लाता है तभी एक से दूसरी गाड़ी आती है, दूसरी से तीसरी गाड़ी आती है, मालिक जो है वो ड्राइवर तो बनता नहीं है। जब ट्रांसपोर्टर एक गाड़ी खरीदकर मुनाफे का सौदा खुद करता है तो फिर उसको हर्जाने और जुर्माने का सौदा भी खुद ही करना पड़ेगा। सो कुल मिलाकर सवाल बड़ा ये है कि सजा का प्रावधान क्यों किया गया, क्योंकि अगर हर घंटे 3-4 लोग 5 लोग मरते रहेंगे तो आप महीने और साल का आंकड़ा लगा लीजिए, इसको रोकना तो है। दूसरी बात, एक्सीडेंट में कई लोग ऐसे भी मारे जाते हैं जिनकी घर में और कोई कमाने वाला नहीं होता है या पूरा घर उन पर निर्भर होता है, तो आप उस परिवार के लिहाज से सोच कर देखिए। तो मुझे ये लगता है कि जहां हादसा टलना चाहिए, ड्राइवर को शराब पीते हुए डर लगना चाहिए, ड्राइवर को ओवर स्पीडिंग करते हुए डर लगना चाहिए, इन चीजों को भी हमें मद्देनजर रखना होगा। हाँ, अगर कोई आदमी गलती से या मान लीजिए कि दूसरे की गलती से अगर ट्रक के या बस के नीचे आ जाता है तो फिर उन्हें पहली श्रेणी वाले प्रावधान में रखना चाहिए। फिर वो कैटेगरी नहीं होनी चाहिए कि सख्त से सख्त सजा दी जाए, पर उसमें सब कुछ जो है वो इन्फोर्समेंट एजेंसी पर निर्भर करता है। पुलिस जैसी जांच करेगी, पुलिस के पास जो सबूत होंगे उन तमाम चीजों के आधार पर केस बनेगा। तो इसमें जो जांच एजेंसी है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन एक पहलू ये जरूर विचार करने लायक है कि जब भी कोई हादसा होता है, किसी की जान जाती है, तो मौके पर लोगों की भावनाएं मरने वाले के साथ होती हैं और गुस्सा सीधा ट्रक ड्राइवर पर फूटता है। मुझे ये लगता है ट्रक ड्राइवरों को स्पेशल उस तरह की इंश्योरेंस मिलनी चाहिए जिसमें कि अगर हादसे के वक्त उन पर कोई हमला होता है तो उनको ट्रांसपोर्टर वो इंश्योरेंस कवर लेकर दे जो उनके परिवार को यानी ड्राइवर के परिवार को राहत देने वाला हो। इस तरह के प्रावधान भी इस हिट एंड रन कानून के साथ किए जाने चाहिए, क्योंकि विदेशों में आपने देखा होगा कि कभी भी गाड़ी कोई हादसा होता है या कभी भी कोई भी आपत्ति सड़क पर आती है तो उसमें मालिक या ड्राइवर परेशान नहीं होते हैं। उनकी सीधी एक ही चुनौती रहती है कि ये सब तो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। हाँ, उसके लिए उन्हें प्रीमियम जरूर देना पड़ता है। तो यही सवाल अब यहाँ भी लागू होता है कि अगर हमारे पास कुछ अच्छी बीमा योजनाएं आ जाए, जो बीमा योजनाएं न सिर्फ ड्राइवरों को हो बल्कि ट्रांसपोर्टर वो कवर लेकर अपने बड़े नुकसान बड़े हर्जाने से सुरक्षित बच सकते हो, तो वो प्रीमियम देकर हम वो गारंटी वो बीमा वो योजना या उसका लाभ ले लें। तो ये एक चीज नहीं है, ये जो हिट एंड रन कानून है ये बहुत सारे पहलुओं से जुड़ा हुआ है। अगर हम एक पहलू को एड्रेस करते हैं तो दूसरे पहलू में हम खुद जुड़ जाते हैं। अगर हम ड्राइवरों की बात करेंगे तो वाकई उनके साथ अगर उन्हें लगता है 10 साल की सजा बहुत है, तो फिर हम ये मान लें कि क्या जिनके परिवार का सदस्य जाता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता? उनको भी फर्क पड़ता है। अगर उनको फर्क पड़ता है तो फिर ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर जो है उनको भी फर्क पड़ना चाहिए। अगर ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर को फर्क पड़ता है तो वो दोबारा इस तरह का काम ना करे कोई, या इस तरह से रैश ड्राइविंग ना करे। इसके लिए क्या क्या ऐसे उपाय हैं जो किए जा सकते हैं? कायदे कानून के साथ साथ इंश्योरेंस कवर का हुआ है। अब बहुत सारे लोग कह देंगे कि कई लोग तो खुद ही आके मर जाते हैं जी गाड़ी के नीचे, आप तो ऐसे ही बोल रहे थे। भैया जान देना, अगर एक्सीडेंट कोई खुद नहीं करता तो जान भी कोई खुद गाड़ी के नीचे आके नहीं दे सकता। ये इत्तेफाक होता है, एक एक्सीडेंट होता है। हम मानते हैं कि सड़क पर गाड़ियां चलती हैं तो हादसे होते हैं, लेकिन हमें ये भी मान लेना चाहिए कि हम हादसों को बचा सकते हैं। जो गलतियां ड्राइवरों से होती हैं, हम और आप जो सड़क पर गलतियां करते हैं, अगर उस एक गलती को बचाएंगे हम या एक गलती नहीं करेंगे तो दावे के साथ कह सकता हूं मैं, एक जान बचती है। और हर आदमी एक एक जान बचाने लगे तो हर साल लाखों जानें बच जाएंगी। कायदा कानून क्यों लाया जाता है? ये डराने के लिए लाया जाता है ताकि कोई गलती ना करे। सवाल गलती रोकने का है। ये मत सोचिए कि कोई भी आदमी डेलिबरेटली आपको
ये सजा देने के लिए कानून लेके आ रहा है। अगर हादसा इत्तेफाक से होता है तो ये कानून ऐसा नहीं है, या कोई भी कानून ऐसा नहीं होता जो सिर्फ आप ही पे लागू होता होगा। इसका मतलब ये है कि आपको सजग संभल कर चलाना है। कठोर सजा मिलने का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि आपको संभल कर चलना होगा। अगर कोई मान लीजिए ये कह दे, पुराने जमाने में भी होता था ये, कि अगर आप चोरी करेंगे तो आपका हाथ काट दिया जाएगा। जाहिर सी बात है आप चोरी नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो एक इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ मसला हुआ, इसमें एक्सीडेंट को कैसे आपने जोड़ दिया, वो तो किसी दूसरे की गलती से भी हो सकता है। सवाल ये है कि आप जितने सवाल खोजते जाएंगे उतने ही जवाब फिर आगे देने वाले को दिमाग लगाना होगा। मेरा तो कहना सिर्फ एक है कि क्या सड़क पर हम गलतियां बंद कर सकते हैं? क्या सड़क पर हर आदमी गलती कम कर दे तो ये हादसे कम होंगे? आप भी ये सोचिए, हम भी ये सोचते हैं। आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ड्राइवरों ने जो किया वो गलत था। आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो हादसे हो रहे हैं वो गलत नहीं है। आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सख्त सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। मैं हर पहलू को एड्रेस करते हुए ये कहना चाहता हूं कि अगर हर स्टेप पर जाकर हर आदमी अपनी गलती रोकेगा तो शायद सड़क पर बहते खून का आंकड़ा कम हो जाएगा। और इसको करने के लिए हर देश प्रयास करता है, हर सरकार प्रयास करती है, हर इंसान प्रयास करता है, हर घर प्रयास करता है। ये प्रयास होना चाहिए। अगर आज मान लीजिए कि कानून पर दोबारा से विचार करने की बात हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सड़क हादसों में गाड़ी को जितनी मर्जी तेजी से भगाइए और आपका मालिक कहता है कि आप तुरंत जल्दी पहुंचिए, कल से दोबारा माल भरकर वापस जाना है। आप दिन रात नींद में गाड़ी चलाते रहिए, कोई एक्सीडेंट करते रहिए, जो सजा है वो लिबरल है, आपको बेल मिल जाती है। ये कतई नहीं है। आप ये सोचिए कि जब हम नहीं पहुंच सकते उतने कम समय में तो हमें नहीं पहुंचना है और गलती को रोकना है। तो क्या पहले किसी को भी कुचल दो और आपको उसी वक्त जमानत मिल जाती है, और जमानत मिलने के बाद वो 10-10 साल केस चलता रहता है, आप तारीख भुगतते रहते हैं, वकील को पैसे देते हैं, ट्रांसपोर्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्राइवर फंसा रहता है। ये चीजें सही है? सोचिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे घर का कोई आदमी किसी ड्राइवर के शराब के नशे में तेज रफ्तार से चलने के कारण उसकी जान चली जाती है, तब भी हमें यही कहना चाहिए कि भैया ये तो इत्तेफाक था, फिर क्या हो गया? हर इस खबर का हर पहलू अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से अमल में आता है। हम एक चीज कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब सरकारें करती रहेंगी, करते रहना चाहिए, उनका काम है। हमें सिर्फ ये करना चाहिए कि मैं अपने स्तर पर क्या गलती सड़क पर चलते हुए कम कर सकता हूँ। मेरी बस इतनी गुजारिश है, जिस दिन आपने ये ठान लिया, मुझे लगता है कि कम से कम आप एक जान तो बचा ही सकते हैं। अगर हम सब ये ठान लें तो मुझे लगता है हादसे अपने आप कम हो जाएंगे। कानून सख्त होगा, डर भी सख्त होता है। अगर इत्तेफाक से हुआ है तो जांच एजेंसियां कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आम आदमी को ये लगने लगे कि मैं तो चाहे अपराध छोटा करूं बड़ा करूं, वो आएगा गंभीर श्रेणी में ही। जांच एजेंसियों को भी फेयर रहना चाहिए। लोगों से भी एक अपील है, अगर कोई हादसा हो जाता है इत्तेफाक से, जाने वाला चला गया, लेकिन आप ड्राइवर को पीट कर उस पर हमला करके आप उसको वापस नहीं ला सकते, तो कानून को अपने हाथ में ना ले। हम सब अपना अपना रोल देखें, कानून अपना रोल देखे, पुलिस अपना रोल देखे, ड्राइवर अपना रोल देखे, ट्रांसपोर्टर अपना रोल देखे, सड़क पर चलने वाले अपना रोल देखें, और हादसे के बाद मौके पर जमा होने वाली भीड़ संयम का ध्यान रखें। मुझे लगता है जिस दिन हम सब अपनी अपनी ड्यूटी अपने अपने तरीके से निभाने लगेंगे, हादसे अपने आप कम हो जाएंगे। अगले हफ्ते पब्लिक इंटरेस्ट में फिर आपसे इसी तरह किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होगी मुलाकात, और जो भी आप हमें फीडबैक देंगे हम उसी हिसाब से पब्लिक इंटरेस्ट में आपके लिए हर हफ्ते और भी मुद्दों पर शो लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।